आखिरकार इस्तीफा हो ही गया। जी हां, प्रधान जी की प्रधानी इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इस इस्तीफे ने पिछले 35 दिनों में बहुत कुछ देखा है। इसमें लाठीचार्ज देखा है, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन देखा है, उन्हें सफेद चादर में लपेटकर अस्पताल ले जाते हुए देखा है, उग्र संसद मार्च देखा है और दिल्ली की सड़कों पर न्याय मांगते छात्रों का खून देखा है। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में जीते इस देश के युवा और हार गई वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो पिछले 12 सालों में शायद ही कभी इस तरह बैकफुट पर गई हो। 2021 के किसान आंदोलन के बाद यह दूसरी बार है जब सत्ता को इस तरह अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। लेकिन इस बार की हार के मायने अलग हैं। इस बार सरकार को विपक्ष ने नहीं बल्कि जेनजी ने हराया है। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम यही समझेंगे कि कैसे बीजेपी की पारंपरिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इस आंदोलन के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कैसे देश का सबसे मजबूत आईटी सेल इंस्टाग्राम की रील्स के आगे पस्त हो गया और कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के एक आंदोलन ने 2027 से लेकर 2029 तक की सियासत में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़े। बीजेपी को आखिर युवाओं के आगे क्यों झुकना पड़ा? इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल। बीजेपी की राजनीति मुख्य रूप से धर्म, जाति, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी मशीनरी को बखूबी पता है कि हिंदू मुस्लिम कैसे करना है, जातियों के समीकरण कैसे बैठाने हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नैरेटिव कैसे सेट करना है। लेकिन आज का जो युवा है, जो जेनजी है, वो इस तरह की राजनीति से इत्तेफाक कतई नहीं रखता। ये पीढ़ी पॉलिटिकली अवेयर है, ये टीवी नहीं देखती, ये सीधे इंस्टाग्राम चलाती है और यही बीजेपी से सबसे बड़ी रणनीतिक चूक हुई, क्योंकि छात्रों को किसी एक कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। एक छात्र पर आप धर्म का ठप्पा नहीं लगा सकते, उसे जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। एक व्यक्ति हिंदू या मुसलमान हो सकता है, अगड़ा या पिछड़ा हो सकता है, लेकिन जब बात छात्र की आती है तो वो सिर्फ एक छात्र होता है जिसका भविष्य दांव पर लगा होता है। नीट के मुद्दे पर पूरे देश का छात्र एक साथ खड़ा हो गया। ये सरकार के लिए पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। वे समझ ही नहीं पाए कि इस भीड़ को टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ उनका कोई भी पुराना फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुई, और वो है इंस्टाग्राम। बीजेपी का आईटी सेल अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेज है, नैरेटिव सेट करने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी पकड़ हमेशा से कमजोर रही है। ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर के मैदान तक सीमित नहीं थी। असली युद्ध लड़ा जा रहा था इंस्टाग्राम की रील्स पर, स्टोरीज पर और मीम्स में। देश का हर छोटा बड़ा कंटेंट क्रिएटर जंतर मंतर की हर छोटी बड़ी अपडेट, हर लाठीचार्ज का वीडियो और हर रोते हुए छात्र की तस्वीर को आग की तरह फैला रहा था। सरकार के खिलाफ इंस्टाग्राम पर जो माहौल बना, उसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। हालात ये हो गए कि जिस जेनजी को सरकार हल्के में ले रही थी, उसी के गुस्से को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इंस्टाग्राम पर 2 दिन में 2 वीडियो डालने पड़े, वो भी सेल्फी मोड में। मंत्रियों तक को सख्त हिदायत दे दी गई, अगर इस नई पीढ़ी से कनेक्ट करना है तो रील्स बनाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। शुरुआत में सरकार ने इसे इग्नोर किया। 8 दिन बाद जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे तो आंदोलन को एक नया चेहरा मिला। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 18 जुलाई को। दिल्ली पुलिस ने रातों रात सफेद चादरों में लपेटकर सोनम वांगचुक को उठा लिया, अस्पताल शिफ्ट कर दिया। इस एक तस्वीर ने सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा की कि जंतर मंतर पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर आया 20 जुलाई का दिन, संसद मार्च। जब मार्च कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो उसने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। लहूलुहान छात्रों के वीडियो जब वायरल हुए तो पूरे देश का खून खौल उठा। इस लाठीचार्ज ने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। 20 जुलाई के बाद सियासत पूरी तरह से पलट गई। राहुल गांधी, जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी, वो 21 जुलाई को अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ ही विपक्ष ने पूरे हफ्ते संसद नहीं चलने दी। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक पूरा विपक्ष एक सुर में खड़ा हो गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर सरकार को इतनी जल्दी घुटने क्यों टेकने पड़े? इसका जवाब छिपा है
चुनावी कैलेंडर में। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती और यह प्रदर्शन लंबा खिंचता तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को जमीन पर भारी नुकसान उठाना पड़ता। भारत की आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 2014, 2019, 2024 में बीजेपी को 1/3 से ज्यादा युवा वोटर्स ने वोट दिया है। लेकिन नीट के मुद्दे ने इसी युवा वोटर के अंदर एक गहरी नाराजगी भी भर दी। सामने 2027 का रण क्षेत्र तैयार खड़ा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये बात जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत ही दिल्ली का रास्ता तय करती है। राजधानी दिल्ली से सटे इन राज्यों के लाखों युवा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अगर दिल्ली में लाठीचार्ज होता है तो उसकी गूंज लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून और अमृतसर तक सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में है। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता यूपी के हर शहर में नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और वो भी इस मुद्दे को भुना रही थी। अगर प्रधान का इस्तीफा न होता तो विपक्ष इसे चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लेता। और अब बात सिर्फ 2027 की नहीं थी, खौफ 2029 के लोकसभा चुनाव का भी तो था। जिस तेजी से ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, इसकी तुलना 1974 के जेपी आंदोलन और 2011 के अन्ना आंदोलन से होने लगी थी। इतिहास गवाह है कि जब जब देश का युवा इस तरह सड़कों पर उतर आया, तब तक दिल्ली की गद्दी हिली है और सरकारें बदली हैं। बीजेपी आला कमान को यह बात समझ आ गई थी कि अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया तो 2029 में सत्ता हाथ से फिसल सकती है। अंततः 100 समस्याओं का एक ही समाधान था, प्रधान का इस्तीफा। 25 जुलाई की दोपहर को धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर 2 फोटो शेयर करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वे 40 साल से छात्रों के लिए समर्पित रहे हैं। वे व्यथित हैं और नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य राजनीतिक टकराव में उलझे। अब उन्होंने ये इस्तीफा स्वेच्छा से दिया या दबाव में, ये बात तो वही जाने। लेकिन जनता की नजर में, देश के युवाओं की नजर में यह इस्तीफा उनकी जीत है। यह इस्तीफा उस दबाव और उस आक्रोश की जीत है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं ने मिलकर खड़ा किया। यह जीत सिर्फ सीजेपी की नहीं है, यह जीत है उस जेनजी की जिसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर मीम्स ही शेयर नहीं करते, बल्कि जब बात उनके हक की आती है तो सत्ता के बड़े से बड़े तिलिस्म को भी तोड़ सकते हैं। आज देश की सरकार झुकी है और उसे झुकाने वाला देश का युवा है। ये घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक कड़े सबक के रूप में दर्ज होगी कि कैसे एक पेपर लीक ने देश के सबसे चर्चित इस्तीफे की नींव रखी। ये महज एक मंत्री की विदाई नहीं है, ये एक नए दौर का आगाज है।